हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, जो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या। तो इसका उद्देश्य है मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करना। किस चीज़ का अध्ययन करना, तो मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि मानसिक जो प्रक्रिया होती है, दिमाग में जो हमारी प्रक्रिया होती है मानसिक प्रक्रिया, इसी के व्यवहार का अध्ययन करना। तो समझ गए आप लोग, जो मनोविज्ञान आप लोग पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने स्ट्रक्चरलिज्म सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। वो कौन मनोवैज्ञानिक था जिसने कि स्ट्रक्चरलिज्म सिद्धांत जो है इसको प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था, तो विलियम हुट ने। विलियम हुट ने क्या किया था, स्ट्रक्चरलिज्म जो सिद्धांत है इसको प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान में संवेदनशीलता का क्या मतलब होता है। मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी है जो है, इसमें संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बाहरी उत्तेजनाओं का अनुभव करने की क्षमता। बाहरी जो उत्तेजना होती है इसको अनुभव करने की जो क्षमता होता है, इसी को कहा जाता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मतलब क्या, जो कोई कहीं पर लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या कुछ भी हो, या कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति हो, उसमें आपको अपने आप को संवेदनशील रखना। यानी कि बाहरी जो उत्तेजना है, जो बाहरी उत्तेजना हमको प्रभावित कर रही है, उससे उसका भी कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना, इसी को कहा जाता है संवेदनशीलता। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने संवेदनशीलता के परीक्षण को प्रस्तुत किया था। वो कौन मनोवैज्ञानिक था जिसने कि संवेदनशीलता का जो परीक्षण होता है इसको प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो बेवर ने किया था। बेवर जो है उसने संवेदनशीलता के परीक्षण को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के विकास में मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में कौन प्रमुख है। चार नाम दिया हुआ, इस चारों नाम में से आपको पूछ रहा है कि मनोविज्ञान के विकास में मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में कौन प्रमुख है। तो अब्राहम मास्लो जो है, ये मनोविज्ञान के विकास में मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में प्रमुख है, यानी मेन है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में स्मृति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो मनोविज्ञान में जो स्मृति का अध्ययन है ये किसके द्वारा किया गया, तो हर्मन एबिंगहाउस के द्वारा। किसके द्वारा, तो हर्मन एबिंगहाउस के द्वारा मनोविज्ञान में स्मृति, जो हमारा ध्यान होता है, याद होता है, उसी का अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा, तो हर्मन एबिंगहाउस के द्वारा। ऑप्शन में अगर सिर्फ एबिंगहाउस रहे तो इससे भी आपको याद रखना है, कभी कभी हर्मन नहीं भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है। तो इससे सबसे अच्छा तो उपाय यही होगा कि नियमित रूप से हम व्यायाम करेंगे, यानी कि नियमित रूप से हम एक्सरसाइज करेंगे। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है। समझ गए, नियमित व्यायाम करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अंतरावैयक्तिक संबंधों पर काम किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, तो अंतरावैयक्तिक संबंधों पर काम किया था। तो हेनरी मर्रे ने अंतरावैयक्तिक संबंधों पर काम किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। याद रखना, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था जिसने कि अंतरावैयक्तिक संबंधों पर काम किया था, तो हेनरी मर्रे ने। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक अध्ययन किसने किया था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक अध्ययन किसने किया था, तो जीन पियाजे ने। किसने, तो जीन पियाजे ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला प्रमुख वैज्ञानिक कौन था। किस चीज़ का अध्ययन करने वाला, तो व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला प्रमुख वैज्ञानिक का नाम बताना। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा। तो कार्ल जंग जो था, ये व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला प्रमुख मनोवैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, कार्ल जंग। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक आत्मसम्मान से संबंधित सिद्धांत किसका है। सकारात्मक आत्मसम्मान से जो संबंधित सिद्धांत है ये किसका है, तो कार्ल रोजर्स का। कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है ये सकारात्मक आत्मसम्मान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में ऑपरेटन कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था मनोविज्ञान में ऑपरेटन कंडीशनिंग का सिद्धांत? तो ये प्रस्तुत किया था स्किनर ने। किसने? तो B.F. स्किनर ने ऑपरेशन कंडीशनिंग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना है मानव मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस का जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख काम है, वह है संज्ञानात्मक कार्य और यादाश्त। संज्ञानात्मक कार्य, संज्ञानात्मक काम और यादाश्त, ये जो है मानव मस्तिष्क यानी मानव का जो दिमाग होता है, हमारा जो दिमाग है, उसमें हिप्पोकैम्प का ये मुख्य कार्य है, मुख्य काम है। और अगला क्वेश्चन है हमारा किसने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का विचार को प्रस्तुत किया था? किसने किया था ये विचार को प्रस्तुत? तो हावर्ड गार्डनर ने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का जो विचार था उसको प्रस्तुत किया था। नाम अच्छे से याद रखेगा, थोड़ा भारी आपको नाम लग सकता है, नाम भूलने लायक है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का विचार को किसने प्रस्तुत किया था? नाम अच्छे से याद रखेगा, हावर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग आर्ट्स में आपके जितने भी सब्जेक्ट है, इस सब का आप लोग सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, तो वो कैसे लेना है आपको बता देते हैं। तो ये जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, तो जो लोग भी ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको बता देते हैं जल्दी से कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आपको लेना है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो आपको पता होगा आपके एग्जाम में साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो आपके जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इसमें जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए, हर एक चैप्टर का जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड किया गया, जो कि आपको मिलेगा। समझ गए? इसमें क्या क्या मिलेगा आपको बता दिए कि ऑब्जेक्टिव में आपको जितने भी चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया, ताकि जैसे ही आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िएगा, इसमें 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, 550 के करीब। इसको अगर आप लोग कर लीजिएगा तो इसके बाहर से आपको कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो कई बार क्या हो जाता है, जैसे खास करके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है सारे आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है, उस आर्ट्स के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको मनोविज्ञान में होता हुआ उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने में। क्यों याद करने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि इसमें जो इसका आंसर सब होता है वो बहुत ही ऐसा लैंग्वेज होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। आप क्वेश्चन कई बार तो ऐसा होता है हिंदी में ही लिखा रहता है, पूरा पढ़ ले, लेकिन आपको एक लाइन भी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसका मेन रीजन होता है कि उसमें जो आंसर रहता है गेस पेपर में, बुक में, वो क्या रहता है, किताबी लैंग्वेज रहता है, सिंपल लैंग्वेज में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जितना भी आंसर देंगे वो आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। और कई बार एक और चीज होता है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसका आंसर ज्यादा आपको 50 से 60 वर्ड में, यानी कि 4 से 5 लाइन में लिखना होता है। लेकिन गेस पेपर बुक में पढ़ते होंगे या गेस पेपर में पढ़ते होंगे, क्वेश्चन बैंक में पढ़ते होंगे, उसमें आपको आंसर जो मिलता होगा वो 10 से 15 लाइन का रहता है। ये कम से कम 10 लाइन का तो रहता ही है। तो क्या हो जाता है, वो आपसे और ज्यादा समझ में आता है और ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, अपनी भाषा में मिलेगा। जो नोट्स होता है उस तरह का आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर रहेगा। 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर ज्यादा आपको 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन इससे ज्यादा में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग ज्यादा 30 से 40 वर्ड में लिखिएगा, उससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है। समझ गए? और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, तो 2013 से लेकर के 2024 तक, 2013 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 11 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ में करके आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको साइकोलॉजी के लिए, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, आपको इतना कुछ मिलेगा। और इस तीनों पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते फिर तो आप लोगों का एक भी नंबर एक भी कम नहीं आने वाला है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में करके आइएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सारा प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा, बशर्ते आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से याद कर ले, अच्छे से इसको पढ़ ले। समझ गए? तो ये जो आपको साइकोलॉजी में जिस तरह से बताएं, इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, उस 5 सब्जेक्ट में इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा, तो देखिए इसके लिए आपको केवल और केवल 50 रुपये पे करना है। किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं 50 रुपये पे करना है, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, यानी 5 सब्जेक्ट को मिला करके केवल और केवल आपको 50 रुपये पे करना है। पे कैसे करना है और आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बता देते हैं। पे करना है आपको इस नंबर पर 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा,
गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है, ये 50 रुपये पे कर देना, ठीक है, 50 रुपये पे कर दिए और जैसे आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी नंबर से क्या है तो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको इस स्क्रीनशॉट को भेज देना, पे करना है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है और जो आपका 5 सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, पाँचों सब्जेक्ट का नाम आप लोग क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे, टाइप करके मैसेज कर देंगे और जो पीडीएफ होगा जैसे ही आप मैसेज करेंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर लेना है और इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो ले लेना है, समझ गए। तो चलिए अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, किस चीज़ के, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक तो सिगमंड फ्राइड। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, पिछले 10 साल में बात करें 2013 से 24 तक यानी 11 साल में बात करें तो 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो सिगमंड फ्राइड थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत को किसने परिभाषित किया था, किस चीज़ को, तो संवेदन और प्रतिक्रिया के जो सिद्धांत हैं इस चीज को किसने परिभाषित किया था, तो जॉन वी वाटसन ने, किसने, जॉन वी वाटसन। नाम याद रखना है अच्छे से, नाम थोड़ा होता है साइकोलॉजी में कंफ्यूजन, हिस्ट्री में आपको याद नाम तुरंत हो सकता है लेकिन साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और साइकोलॉजी के सब्जेक्टिव में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और ऑब्जेक्टिव में भी, तो इसलिए थोड़ा नाम को अच्छे से याद रखिएगा। अगर याद नहीं हो तो कहीं पर आप नोट कर लीजिए लेकिन उसको बार बार याद करते रहिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था संवेदन और प्रतिक्रिया के सिद्धांत को किसने परिभाषित किया था, तो जॉन वी वाटसन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृष्टिकोण परिवर्तन, दृष्टिकोण परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, दृष्टिकोण परिवर्तन का जो सिद्धांत था इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो लियोन फिंस्टर ने, लियोन फिंस्टर ने दृष्टिकोण परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव के सबसे मूलभूत आवश्यकताओं को किसने मास्लो के सिद्धांत में सबसे पहले वर्णित किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मानव के सबसे पहले मूलभूत जो आवश्यकता है इसको किसने मास्लो के सिद्धांत में क्या किया था, तो सबसे पहले वर्णित किया था, किसने वर्णित किया था, तो किस चीज़ को वर्णित किया था, तो शारीरिक आवश्यकताओं को, किसको, तो शारीरिक आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने आधिकारिकता और प्रभुत्व के बारे में अध्ययन किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने ना अधिकारिता और प्रभुत्व के बारे में क्या किया है, तो अध्ययन किया है, तो स्टैनली मिलीग्राम ने, स्टैनली मिलीग्राम ने क्या किया कि अधिकारिता और प्रभुत्व के बारे में अध्ययन किया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा मनोविज्ञान में आत्मविकास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत किसका था। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को चुन चुन करके आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वही प्रश्न आपको करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में आत्मविकास, आत्मविश्वास नहीं आत्मविकास क्या है, तो आत्मविकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत था, तो अब्राहम मास्लो का, या ऑप्शन में आपके सिर्फ मास्लो भी रहेगा तो आप लोग याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आत्म विकास का जो संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो किसका था, तो मास्लो का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करके याद रखिएगा कि मनोविज्ञान के अध्ययन को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो किसने प्रयोग किया था, 4 नाम दिया इसमें से आपको बताना है, तो विलियम वुड ने, किसने, तो विलियम वुड ने मनोविज्ञान शब्द के प्रथम मनोविज्ञान शब्द जो इसका प्रथम प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अध्ययन को किस दृष्टिकोण से देखा गया, मनोविज्ञान का जो अध्ययन है इसको किस दृष्टिकोण से देखा गया, तो देखिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, अनुभव वर्जन्य दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी इन तीनों दृष्टिकोण से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को देखा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संवेदन और धारणा में अंतर किसने स्पष्ट किया था, संवेदन और धारणा इसमें जो अंतर है इसको स्पष्ट किसने किया था, तो इसको अंतर को स्पष्ट किया था गेस्टॉल्ट ने, किसने, तो गेस्टॉल्ट ने संवेदन और धारणा में अंतर स्पष्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने आत्मा परिभाषा का अध्ययन किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने आत्मा परिभाषा का अध्ययन किया था, तो कार्ल रोजर्स ने, कार्ल रोजर्स ने आत्मा परिभाषा का अध्ययन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में किसने स्पष्ट किया था, यानी इसका जो अंतर है ऑपरेट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, इस दोनों में जो अंतर है, इस अंतर को किसने स्पष्ट किया था, तो स्किनर ने। स्किनर का नाम आपको ऊपर भी बताए थे, वीएफ स्किनर ने ऑपरेट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में जो अंतर होता है, इसको अंतर को स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है स्मृति की प्रक्रिया में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। तो स्मृति की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था हर्मन एबिंगहाउस का। हर्मन एबिंगहाउस का स्मृति की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के कार्यों को उनकी प्राथमिक जरूरतों के आधार पर समझा जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार ना व्यक्ति के जो कार्य होते हैं, उनकी जो काम होते हैं, उनकी प्राथमिक जरूरतों के आधार पर समझा जाता है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति के कार्यों को उनकी प्राथमिक जरूरतों के आधार पर समझा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए किसने आत्म संबंध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो जीवन के उद्देश्यों को समझने के लिए किसने ना आत्म सिद्धांत का जो संबंध होता है, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था, तो अल्फ्रेड आइलर ने। और किसने, अल्फ्रेड अडलर ने क्या किया था, जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए आत्म संबंध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने मानव व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने मानव व्यक्तित्व के अध्ययन को समझने के लिए किया था, तो हेनरी मर्रे ने। किसने, तो हेनरी मर्रे ने क्या किया था, तो मानव जो व्यक्तित्व होता है इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयोग किया था, हेनरी मर्रे ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत में व्यक्ति के परिवेश और समाज के संदर्भ में उसके व्यक्तिगत निर्णय और व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। किस सिद्धांत में ऐसा किया जाता है, तो सामाजिक और व्यक्तित्व सिद्धांत में। सामाजिक और व्यक्तित्व सिद्धांत में क्या किया जाता है, व्यक्ति के परिवेश और समाज के संदर्भ में उसके व्यक्तिगत निर्णय और व्यवहार को समझने का प्रयास जो होता है जो उसको किया जाता है। समझ गए, तो ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, सामाजिक और व्यक्तित्व सिद्धांत। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको नोट्स के बारे में बताएं, पीडीएफ के बारे में बताएं, उसको बता दिए हैं किस तरह से लेना है, पे करना है उसी नंबर के व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप है उस पर आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। और उस पीडीएफ को अच्छे से अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको एग्जाम के लिए टेंशन जो है वो छोड़ देनी है। सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जितना पीडीएफ है सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। और उसको करके ना आप लोग बहुत ही कम समय में उसको पढ़ करके बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।